आप सभी का स्वागत है हम परिवार के ऑनलाइन मंच। आज आप एसटी नंबर 22 का हिंदी का सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन और आंसर देने का प्रयास करिएगा। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया। पहले क्वेश्चन में दिया गया है इसके दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो लोकोक्ति पे है। एक बेटा बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक मुहावरा सुना होगा और एक लोक सुना होगा। मुहावरा अलग। जब हम मुहावरे की बात करते हैं तो मुहावरा राष्ट्र देश का एक बोधक है, और जबकि लोकोक्ति क्षेत्र विशेष में जानी जाती है। आप कानपुर में रहेंगे, यहाँ की लोकोक्ति अलग है। आप झांसी में रहेंगे, वहाँ की लोकोक्ति अलग मिलेगी। आप देश की बात करेंगे तो मुहावरा पूरे देश में एक जैसा हाँ जाता है। अगर हम ध्यान से सुने तो पहला लिखा स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना। इसका आंसर क्या होगा। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरे का आंसर होता है बहुत कम भोजन पदार्थ मिलना या बहुत कम मिलना। पुर की दाढ़ी में तिनका। पुर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है चूक हो जाना। क्या मतलब है। कर्जे पर बरसे नहीं। कार्य सिद्ध न होना। कार्य सिद्ध न होना। ये इन तीनों के आंसर हैं। पहला ही आपको आंसर मिल गया। 114 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला। 115 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पूछता है मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय बेटा क्या होता है, शब्द के पीछे जो लग जाए। शब्द के पीछे लगने वाला जो शब्दांश है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम कृदंत प्रत्यय होता है और दूसरे का नाम तद्धित प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय के 5 भेद हैं और तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हैं। कृदंत प्रत्यय के 5 भेद हैं और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं बेटा, 6 भेद हैं। मरियल शब्द अगर आप देखें तो मर धन ईयल ऐसे भी हम इसको तोड़ सकते हैं और प्रत्यय क्या है, ईयल प्रत्यय है। 115 का आंसर ए हो जाए। 116 पे आते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सच्चरित्रता में कौन सा उपसर्ग है। मूल शब्द है बेटा चरित्र और उसमें जोड़ा गया सत। अगर ता के बाद चा आता है तो ता चा में बदल जाता है, ये आपने संधि में पढ़ा होगा। सच्चरित्रता में मूल शब्द पूछता तो चरित्र हो जाता और उपसर्ग पूछे तो सत हो जाएगा। 116 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। 117 पे आते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इसका अर्थ आपको बताना है, इसका भाव भेद बताना है संज्ञा के आधार पे। किसके आधार पे, संज्ञा के आधार पे। संज्ञा के 5 भेद बेटा, पहले का नाम व्यक्ति, दूसरे का नाम जाति, तीसरे का नाम भाव, चौथे का नाम द्रव्य और पांचवें का नाम समूह होता है। संख्या के कितने भेद होते हैं, 5 भेद, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समूह। अगर हम बात करें स्वतंत्रता शब्द की तो ये भाववाचक संख्या है। 117 का आंसर बिल्कुल सही होगा। गुणवाचक कोई संज्ञा ही नहीं होती, आंसर इनमें से कोई है नहीं, जातिवाचक संज्ञा। अगला लिखा जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन या नाप तौल का बोध कराते हैं। आप ध्यान से समझें, ये 4 विशेषण के प्रकार लिखे हैं। पहले का नाम सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक के 2 भेद होते बेटा, पहले का नाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरे का नाम होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कितने भेद हैं दोस्त, 2, मौलिक और यौगिक। परिमाण की बात करें तो नाप तौल पे आधारित होता है, तो नाप तौल वाला ही क्वेश्चन है, यानी आंसर कौन सा सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर है। अगली बात हम अगर गुण की करते हैं तो गुण बता दे, दोष बता दे, दशा बता दे, अवस्था बता दे, स्थिति बता दे, रंग बताए, रूप बताए, गंध बताए, आकार बताए, इन सब चीजों का बोध कराए तो क्या कहलाता है भैया, गुणवाचक विशेषण। अगर किसी नंबर की संख्या की डिजिट की बात करता है, संख्या की बात करता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2 प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। आंसर 118 का ऑप्शन नंबर सी सही। एसटी में शायद इसका आंसर 119 नंबर देखिए। 119 पे लिखा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 55 होता है, बनावट की जाती है या बनावट होती है। अगर आप देखें बचाव किया जाता है, बाहुल्य होता है। तो बनावट की जाती है, आप उसका प्रयोग करके पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 119 का सी। बेटा लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। याद रखना, नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता, पुंलिंग और स्त्रीलिंग ही हिंदी में पाया जाता है।
आपसे मैं पूछता हूँ मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए, आप बताइए। मकड़ी का पुल्लिंग बताइए, आप लकड़ी का पुल्लिंग बताइए। लकड़ी का पुल्लिंग बताओ, मकड़ी का पुल्लिंग बताओ और मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। एक बात को बेटा ध्यान से सुनो, मैं का बहुवचन हम होता है। ठीक, क्वेश्चन अगर हम देखें, लिखा है मैं चलती थी, अब इसका बहुवचन बनाना हो, हम लिख दें हम चलती थी, तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिखें हम चलते थे तो सही हो जाएगा। बहुवचन अगर क्रिया में आएगा तो बहुवचन कर्ता में आएगा तो क्रिया में भी आएगा। आंसर आपको इसमें मिलता है वे चलती थी। ठीक, तो ये कोई आंसर ही नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए कि हम चलती थी, यानी 120 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सत्य है, एस टी में गलत है। 121 नंबर दे। 121 ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है। अगर देखो तो ट्रिक थी, कान के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास, ब्रजभान हरि के पास। याद से याद कर लो इसको, तुम्हें हमेशा काम आएगी। कान के से कौन सी बन गई दोस्त, कन्नौजी बन गई। खड़ी से कौन सी बन गई, खड़ी बोली बन गई। बुंदेली से तो बुंदेली ही बनती है, ब्रजभान से ब्रजभाषा बनती है। हरी से कौन सी बनेगी, हरियाणवी बन जाएगी। आप अगर देखो क्वेश्चन क्या पूछा, ब्रजभाषा किसकी उपभाषा है, तो ब्रजभाषा किसकी हो गई दोस्त, पश्चिमी हिंदी की हो गई। की हो गई पश्चिमी हिंदी। ये काहे की बोलियां लिखी, ये पश्चिमी हिंदी की ही बोलियां लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 बाद 122, भाववाच्य किसे कहते हैं, या भाववाच्य का अर्थ बताओ, या भाववाच्य का क्वेश्चन बताओ। उदाहरण, तीन प्रकार के वाच्य हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता का बोध करा दे कर्तवाच्य, कर्म का बोध करा दे कर्मवाच्य, भाव का बोध करा दे भाववाच्य। क्रिया हमेशा किसमें मिलेगी, पुंलिंग में मिलेगी और एक वचन में मिलेगी। पुंलिंग में और एक वचन। देखो लिखा है मोहन से बैठा नहीं जाता, यही आंसर सही है, 122 का सी। अगर आपने ये लगाया पत्र लिखा नहीं जाता, तो पत्र की प्रधानता है, कर्म है पत्र। मोहन और श्याम लिखा, कर्ता की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 123। इनमें से हंस पद बताना है। ये वाला है समाप्ति सूचक। ये वाला किसमें आएगा दोस्त, ये वाला आएगा समाप्ति सूचक में। समाप्ति, अगर हम इसकी बात करें तो ये है हंस पद। कौन सा है, हंस पद। ये वाला अगर बताए तो इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। कौन सा सही हो जाएगा, हंस पद। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 123 का बी। 124 पे आते हैं, अपने आप यह काम सीख लूंगा में सर्वनाम। तो आप शब्द लिखा हो, खुद शब्द लिखा हो, स्वयं शब्द लिखा हो, ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, ये सब किसमें आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो अपने के बाद क्या लिखा, आप लिखा, और आप शब्द ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पांच, छह प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, छह प्रकार हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, उच्चारण की दृष्टि से कंठ का उच्चारण स्थान। का वर्ग कंठ से बोलते हैं, टा वर्ग मूर्धन्य से बोलते हैं, टा वर्ग तालु से बोलते हैं, पा वर्ग ओष्ठ से बोलते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सा सही, ए। 126, कंठ ध्वनि का उदाहरण अभी बताया, का वर्ग किससे, कंठ से है, तो आंसर नंबर सी सही। 126 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी लोगों तक क्लास पहुंच पाए। क्या लिखा, अटारी का तत्सम बताना है। अटारी का तत्सम, अटारी शब्द लिखा है और अटारी का तत्सम क्या होगा, अट्टालिका होगा। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई, टा नहीं जुड़ा है, क्या हो जाएगा, अट्टालिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो, पलंग का तत्सम लिखना है, और कुटिया, कुटिया शब्द, कुटिया शब्द
इतिहास के आधार पे किस प्रकार का शब्द है? इतिहास के आधार पर शब्द बताना किस प्रकार, और कुटिया शब्द में प्रत्यय भी बताना। क्वेश्चन आंसर करना कमेंट बॉक्स। अगला लिखा, को किस प्रकार का कारक चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में कॉमा पर, बताओ किसमें आया? कर्म में आ गया। 128 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लास को शेयर कर। मीरा जोर से हंसी, बताओ कौन सी क्रिया है? तो हंसना लिखा हो, रोना लिखा हो, ना लिखा हो, जहां पर आप क्वेश्चन पूछें क्या हंसना, आंसर ना मिल पाए, क्या रोना, आंसर ना मिल पाए, क्या कूदना, आंसर ना मिल पाए, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अगर लिखा होता पढ़ना, आप पूछते क्या पढ़ना, आंसर मिल जाता तो सकर्मक क्रिया हो जाती। ये कौन सी हो गई? अकर्मक। 129 का आंसर नंबर ए सही। 130 पे लिखा, मोहन ने पढ़ा है, संदिग्ध भूतकाल में बनाना है। संदिग्ध भूतकाल की पहचान क्या होती? आ होगा, तो मोहन ने पढ़ा का। आप क्रिया से पहचान सकते हैं पढ़ा होगा। क्या लिखा? पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी। 130 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 36, इस सवाल का जवाब कोई भी शिक्षक दे सकता है में भी क्या है? देखो बेटा, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं निपात। तो वाक्य के बल प्रदायक को, वाक्य में बल प्रदान करने वाले को निपात बोलते हैं। तो भी तक, तो ये सब क्या है? निपात हैं। तुम गए थे, सरल वाक्य, तुम भी गए थे, भी निपात है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 132 पे आते हैं, दुरूह बताना है। दुरूह में कौन सी संधि? ता पे छोटा ऊ की मात्रा विसर्ग, उसके बाद लिखा रूह, तो क्या बन गया? विसर्ग। कौन सी संधि बन गई दोस्त? विसर्ग संधि है। कितने भेद? 3 भेद होते, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 133, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, क्या कहलाता है? आक्रांत क्या होता है? आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला, ये आक्रांता कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्रांता। और जिस पर आक्रमण किया जाए, जैसे आक्रांत को पूछे अगर, तो आक्रमण करने वाला आक्रांत है। और जिस पर आक्रमण किया जाए, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोला जाता है। ठीक है। आदर्शवाद, आदर्श को बताता है आत्मसमर्पण, खुद ही समर्पित हो जाना और दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग। 133 का आंसर नंबर ए, आत्मो उत्सर्ग, आत्मधन उत्सर्ग। निम्न शब्द का विपरीत बताओ। देखो, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता? विदुषी होता, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता। तो ज्ञानी का स्त्रीलिंग ज्ञानी ही होता है, चाहे स्त्रीलिंग करो और चाहे पुल्लिंग करो, ये भाववाचक संज्ञा है। तो विद्वान शब्द का जब अज्ञानी होता है, विलोम, विद्वान का अज्ञानी विलोम है। विद्वान का अज्ञानी क्या है भैया? विलोम है। इसी प्रकार से विदुषी का विलोम भी अज्ञानी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 135 पे आते हैं, पुष्प शब्द कौन सा पर्यायवाची प्रकट करता है? तो प्रसून जो है वो पुष्प का पर्यायवाची है। 135 का ऑप्शन नंबर बी। 136, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ बताना है। मान न मान मैं तेरा मान, जबरदस्ती गले पड़ना बिल्कुल सही है। आप किसी को जानते भी नहीं, फिर भी वो आपके यहाँ शादी में खाना खा रहा है, तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ा है। यही आंसर बिल्कुल सही। 136 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। मुहावरे लोकोक्ति पढ़ते रहे, काम आएगा। अगला लिखा, वर्ष 2017 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? अगर आप देखें तो वर्ष 2017 में हिंदी के लिए रमेश कुंतल मेघ को सम्मानित किया गया। रमेश कुंतल मेघ। 137 का ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा सही है बेटा? सी। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी को। कौन सी रचना के लिए? हेम तरंगिनी रचना के लिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश खाने जिस पर जाएं वीर अनेक, पुष्प की अभिलाषा नाम की जो एक कविता है, ये हेम तरंगिनी से ही ली गई है।
तो 1955 माखनलाल चतुर्वेदी, पहले साहित्य अकादमी प्राप्तकर्ता 2017 रमेश कुंतल मेघ। मिट्टी की बारात, अब ये ऑप्शन ही गलत है। मिट्टी की बारात का रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है भैया? शिव मंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं। मैंने क्लास में भी आपको लिखवाया है इस मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। चलो बताना, चंद्रकांता, चंद्रकांता किसकी रचना है? पहला बताना चंद्रकांता किसकी रचना है और समुद्रगुप्त किसकी रचना है। चंद्रकांता और समुद्रगुप्त। करुणा कादम्बिनी, करुणा कादम्बिनी किसकी रचना है ये आपको बताना है। करुणा कादम्बिनी किसकी रचना है, क्या आंसर आपको करना है। अगर पहला देखो लिखा अंबिका दत्त वाजपेयी, दूसरा लिखा डॉक्टर विनय, तीसरा लिखा गया प्रसाद शुक्ल, चौथा लिखा मुक्ति बोध। अगर हम गया प्रसाद शुक्ल की बात करें तो इनको स्नेही भी कहा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल को क्या कहा जाता है? स्नेही। अगर हम मुक्ति बोध की बात करें तो इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या नाम है भैया? गजानन माधव मुक्ति बोध। इनकी एक रचना है आत्माजयी। आत्मजयी नहीं, कौन सी रचना है? आत्माजयी। आत्मजयी नहीं लिख देना, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यूपी पुलिस में कि आत्माजयी किसकी रचना है, तो मुक्ति बोध की रचना है। और करुणा कादम्बिनी गया प्रसाद शुक्ल जी की रचना है। 139 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। 140 पे आते हैं। राखी की लाज, राखी की लाज किसकी रचना है? राखी की लाज रचना किसकी है आपको ये बताना है। पहला लिखा वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा को बोलते बुंदेलखंड का चंद बरदाई। क्या बोलते? बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहा जाता है। याद रखना, बुंदेलखंड का चंद बरदाई वृंदावन लाल वर्मा। कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों के जनक कहे जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु। दूसरा क्वेश्चन भी याद रखना कि कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 43 ही बताई है। वर्णों की संख्या कितनी बताई? 43। याद रखना ये दोनों पॉइंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में सुनिए। इनकी एक रचना थी 11 वर्ष का समय। रचना का क्या नाम था? 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय नाम की जो रचना है वो हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई। हिंदी की प्रथम कहानी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। कौन सी? 11 वर्ष का समय हिंदी की पहली कहानी मानी जाती, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। थोड़ी सी चीजें इसमें और सीखते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल जी ने एक रचना लिखी जिसका नाम था, ध्यान से सीखिएगा, जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। क्या नाम था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम का जो ग्रंथ है उसको 18 भागों में, कितने भागों में? 18 भागों में किसने? काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने क्या किया? इसको प्रकाशित किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 18 भागों में इसका प्रकाशन किया। किसका? हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम की रचना का। और ये रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो लिखा राखी की लाज किसकी रचना है, तो राखी की लाज रचना वृंदावन लाल वर्मा की है। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहते हैं, ये आप अपनी बुद्धि में बैठा लो। बुंदेलखंड का चंद बरदाई, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। बुंदेलखंड का चंद बरदाई किसको कहते हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा को। झंडा गीत नाम की रचना, झंडा गीत नाम की रचना किसकी है? पांडे जी की है, श्याम नारायण पांडे। झंडा गीत, बहुत सारी चीजें आपको मिल गई, ध्यान से रखिए। अगला लिखा बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बहार वर्षा की। ये एक बात ध्यान से देखें आप, क्या लिखा? धाम और धाम। एक बार क्या लिखा? धाम, उसके दूसरी बार भी क्या लिखा? धाम। शब्द क्या हुआ? एक से अधिक बार आ जाए, शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो जाएं। अर्थ कैसे हो जाएं? अलग अलग हो जाएं। तो वहां पे कौन सा अलंकार पाया जाता है? शब्द एक बार आए, शब्द एक बार आए और अनेक अर्थ दे, अनेक अर्थ दे, तो वो क्या कहलाता? श्लेष। ठीक। और शब्द बार बार आए और अलग अलग अर्थ दे तो कौन सा कहलाए? यमक। 141 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक धाम का अर्थ समझिए। एक धाम भगवान श्री कृष्ण शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के लिए एक धाम शब्द का प्रयोग किया गया।
दूसरे धाम का मतलब बादल से है, किससे है? बादल से आपको बहुत सारी जगह घन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 142 सुधा का अनेकार्थक शब्द बताएं। सुधा के अनेकार्थक शब्द बताएं। सुधा माने क्या क्या होता है? सुधा माने अगर आप देखें तो अमृत होता है, पृथ्वी होता है, पराग होता है और बिजली होता है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका सही होने वाला है। एक बात और समझ लीजिए, दामिनी किसका पर्यायवाची है, चपला किसका पर्यायवाची है और चंचला किसका पर्यायवाची है? तीन याद रखना, चपला, चंचला और दामिनी किसके पर्यायवाची कहलाते हैं? कि बिजली के पर्यायवाची कहते हैं। एक और याद रखना, जब भी इला लिखकर आए तो इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है बेटा? इला है। एक बात और सुन लो, एला जो शब्द है, एला, एला शब्द किसको दर्शाता है? इलायची को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इलायची को। यानी इलायची का जब भी तत्सम पूछेगा तो एला लिख देंगे। एला पृथ्वी का पर्यायवाची है। और अमृत के बारे में आप जानते ही हैं कि अमृत को पीयूष भी बोलते हैं। अमृत को सुधा तो लिखा ही हुआ है, अमृत को अमीय भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये बात। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। 142 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 143 में लिखा है प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म आपको क्लास में भी कई बार बताए गए कि आपको ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे पिछली एसटी में था कि अंश और अंश का अर्थ बताइए। एक मेरी तरफ से सुनिए, महाल, महल, पहला शब्द क्या है? महल। और दूसरा शब्द क्या है? महाल। महल और महाल का अर्थ बताइए। इसमें लिखा प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ बताएं। तो प्रवाल माने मूंगा और प्रवार माने वस्त्र होता है। तो 143 का आंसर नंबर डी सही हो जाए। एक बात और सुन लीजिए, जो मूंगा है, मूंगा, उसको यदि आप तत्सम में लिखेंगे तो चांद मात्रा लगा के एक बड़ा की मात्रा कम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 144 पे आते 144 पे। एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में गिर गयो मूर्छा खाए। तो एक तरफ अजगर को देख लिया और मृगराय का मतलब एक तरफ शेर को देख लिया। कोई भी व्यक्ति एक तरफ अजगर और एक तरफ शेर देखेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। वही लिखा परयो मूर्छा खाए। बटोही माने जो लोग चिड़ियों का शिकार करते हैं, बहेलिया जिनको हम लोग बोलते हैं, उसे बटोही कहा जाता है। बिकल माने मूर्छित हो गया। लिखा है शेर और अजगर को देखेगा तो क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। तो कौन सा रस है? भयानक रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल प्रति है। अगर भयानक रस का स्थायी भाव पूछे तो भय है। क्या है भैया? भय। तो आंसर कौन सा सही है? 144 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए। अगला लिखा, प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल भय बानर निकर आए गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। ठीक। अब देखो सीधा सीधा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत ही नहीं है। आपको सीधे नंबर गिन लेना है, संख्या गिन लेनी। अब प्रभु में देखो तो एक एक, यानी कि अगर इधर लिखा जाए तो एक और एक, दो हो गई। उसके बाद प्रा में एक मात्रा, ला में दो मात्रा, पा में फिर से एक मात्रा, सुनी में एक एक मात्रा, कान में दो एक मात्रा। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी हो गई? 12 हो गई। 12 का मतलब 11 मानते हैं उसको। अगला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 11 और 13 का कॉम्बिनेशन बना दिया। नीचे वाले में देख लो, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे कितनी मिल गई बेटा? 11 ही मिल गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 11 वह में कितनी मात्रा? जहाँ चांद मात्रा लगी हो वहां कितनी गिनते? एक। उसके बाद 13। तो 11 और 13, 11 13 बेटा किसमें होता है? सोरठा में होता है। किसमें होता? सोरठा में। अगर 13 11 की बात करें तो दोहा में। अगर 24 मात्रा की बात करें तो रोला में 24 मात्राएं पाई जाती हैं। और सोरठा की अगर हम बात करें तो 11 13 मात्राएं पाई जाती हैं। दोहा और सोरठा कैसे छंद हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद हैं। कैसे छंद है दोस्त? अर्ध सम मात्रिक छंद के रूप में इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। आपके पास पैराग्राफ है पूरा। ये पैराग्राफ हम लोग पहले भी कर चुके क्लास में। क्या लिखा हुआ है? हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है।
जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिससे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और या तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है, वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य मतलब अर्थ, विपर्य भी सही है, जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। अब देखो, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। आपने देखा कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में भीड़ शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया और बातें लोगों की जा रही हैं, कवि का कोई मतलब नहीं है, भीड़ की कोई शक्ल बताया नहीं गया, भीड़ का इस्तेमाल भीड़ के लिए किया जाता है। ये लाइन एक ही बार आई। अगर आप पूरे का सही से शीर्षक देखें तो लिखा भीड़ में फंसे लोग। बताया क्या गया बेटा? बताया गया कि भीड़ में सिर्फ बस से साक्षात्कार किसका होता है? मोटर और बस वालों का। आप ये वाली लाइन पढ़िए, कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि भीड़ का इस्तेमाल सिर्फ भीड़ देखो, भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। आजकल यही हो रहा है कि भीड़ का इस्तेमाल सिर्फ भीड़ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 147, ध्यान से पढ़ लें। भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय है? भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना। भीड़ में अपनी शक्ल देख लेने से ही भीड़ से मुक्ति मिलेगी। यानी कि आप सबसे अलग होना चाहते हैं तो आप अपनी शक्ल पूरी बार देख लें, मतलब अपने गुणों की पहचान कर लें। 147 के बाद 148 पे आते हैं। 148, क्वेश्चन नंबर 148। भीड़ किनके लिए रुकावट है? दौड़ने वालों की बात ही नहीं हुई, पैदल चलने वाले खुद भीड़ हैं, बस में चलने वाले भीड़ में फंसे हैं, मोटर से चलने वाले जो कार से चल रहे हैं उनके लिए क्या है? रुकावट है वो। 149, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं। आप अगला देखें, लिखा भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? भीड़ का इस्तेमाल जनता के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध या विरोधियों के विरुद्ध? बनी बात है, भीड़ भीड़ की बात के विरुद्ध। 149 आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर सही बेटा? बी बिल्कुल। कौन सा सही है? 150 पे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एसटी बहुत देखा। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता? भीड़ का इस्तेमाल सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी या नेता। भीड़ का इस्तेमाल पूंजी करते हैं, का इस्तेमाल पूंजी कुल। अगर आप देखें तो उसमें एक लाइन आई थी सत्ताधारी भी, पति आंसर लगा सकते थे। सत्ताधारी आपकी है, सत्ताधारी दिया। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 150 का, 50 का अर्थ। अगर आपको और भी लोग